हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे, कल हमने किया था मैनेजमेंट के बारे में। आज हम करेंगे ई कॉमर्स क्या है। तो ई कॉमर्स में आपको डेफिनेशन पूछ सकता है या इम्पैक्ट पूछ सकता है ई कॉमर्स के ऑन वेरियस फील्ड्स। तो वेरियस फील्ड्स में हो सकता है कि वो शॉर्ट नोट में भी दे सके या फिर हो सकता है कि वो लॉन्ग नोट में भी दे सके, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप। तो आंसर पढ़ते हैं इसका। ई कॉमर्स क्या है? ट्रांजैक्शंस हैं बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन। जब हम बाइंग और सेलिंग करते हैं ऑनलाइन तो हम उसे क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। बाइंग करना या सेलिंग करना, आप प्रोड्यूसर हो, आप अपनी गुड्स को सेल कर रहे हो, तभी भी आप ई कॉमर्स का यूज़ करके कर रहे हो कोई भी ट्रांजेक्शन। और अगर हम बाय करते हैं कोई डिफरेंट साइट्स पे, मान लो हम ग्रॉसरी खरीद रहे हैं या फिर हम क्लॉथ्स खरीद रहे हैं या ज्वेलरी खरीद रहे हैं बाय ऑनलाइन, तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स किस में आती हैं? ई कॉमर्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ड्रॉन ऑन टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल कॉमर्स भी हो सकती है वो। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र में जैसे कि अगर बैंक के थ्रू हम करते हैं तो वो नेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, ये सब अगर ज़्यादा अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना है तो। वरना आजकल हमारा ऑनलाइन ट्रांसफ़र पेटीएम, मोबाइल पे, ये भी क्या है? हमारे ऑनलाइन ट्रांसफ़र है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन सिस्टम। तो ये सब क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी हैं जो कि ई कॉमर्स में आती है, के अंडर में आती है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स टिपिकली यूज़ द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी हम कोई भी साइट खोलते हैं तो उसमें www करके खोलते हैं ना, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब पे फॉर एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन साइकिल, ऑल दो इट मे ऑल्सो यूज़ अदर टेक्नोलॉजी सच एज। ईमेल के थ्रू हम करते हैं, साइट्स के थ्रू हम क्या करते हैं? फ्लिपकार्ट खोल लिया, अमेज़ोन खोल लिया, तो कैसे खोलते हैं हम? www.amazon.com या फ्लिपकार्ट हो तो flipkart.com। नेक्स्ट इज़ ई कॉमर्स बिजनेस में एम्प्लॉय सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो ई कॉमर्स में कौन कौन से बिजनेस आते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, रिटेल सेल्स, डायरेक्ट टू कस्टमर। रिटेल शॉपिंग कर रहे हैं हम, मान लो ग्रॉसरी खरीद रहे हैं तो अमेज़ोन ग्रॉसरी से ख़रीद रहे हैं या फिर हम ग्रोफर से ख़रीद रहे हैं। अगर हमें कपड़ों की सेल कर रहे हैं तो हम आजियो, अमेज़ोन, मिंत्रा, किसी से भी हम कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो रिटेल शॉप है। रिटेल मतलब जैसे कि छोटी छोटी शॉप्स होती हैं रिटेल में, हम 1 पीस या 2 पीस हम खरीद सकते हैं। और होलसेल मार्केट होती है जिसमें कि हम बल्क में ख़रीदते हैं, 1-2 पीसेस में नहीं, हम डज़न के बेसिस पे या फिर पूरा कार्टून वगैरह ऐसे ख़रीदते हैं, तो वो सब होलसेल में आती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जिसमें कि हम रिटेल सेल, वो प्रोड्यूसर जो है वो रिटेल सेल कर रहा है डायरेक्ट कंज्यूमर्स पे। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग और पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जैसे कि जहाँ पे कि कस्टमर टू कस्टमर सेल्स हो रही है, बिजनेस टू कस्टमर। अमेज़ोन से मैंने साइट खोली है, अमेज़ोन की साइट खोली है, तो अमेज़ोन वाले मेरे को प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो मैं क्या है? बिज़नेस, उनका बिज़नेस है और मैं कस्टमर हूँ, मैं डायरेक्ट उनसे कनेक्ट हो रही हूँ। और अगर हम कस्टमर टू कस्टमर के में बात करते हैं, जैसे कि OLX में होता है, मेरा पुरानी स्कूटी है, मैंने क्या किया? उसे सेल करना है, तो मैं भी एक कस्टमर हूँ और जिसने रिक्वेस्ट डाली है कि मुझे आपकी स्कूटी परचेज़ करनी है सेकेंड हैंड, तो वो भी क्या हो गया? एक कंज्यूमर हो गया। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेल्स हो रही है हमारी। नेक्स्ट इज़ बिज़नेस टू बिज़नेस बाइंग ऑन सेलिंग हो रही है। बिज़नेस टू बिज़नेस का मतलब है मेरे को, जैसे अमेज़ोन वाले खुद तो नहीं बना रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं किसी शॉप से, ठीक है? मान लो कि किसी की मान लो कि एक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फरीदाबाद लगा लो या गुड़गांव लगा लो, तो गुड़गांव में अगर कोई उन्हें, मैं कोई चीज़ परचेज़ करती हूँ तो उन्होंने कहीं वेयर हाउसेस तो बना नहीं रखे हैं कि वहाँ से प्रोडक्ट उठाया और मुझे क्या कर दिया? सेल आउट कर दिया। वो क्या करते हैं? किसी बहुत सारी दुकानों से कांटेक्ट करके रखते हैं,
और उनके सिर्फ जो ब्राउज़र्स वगैरह होते हैं उनमें से फ़ोटो क्लिक करके कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, वो ऑनलाइन डालते हैं। कौन? शॉपकीपर, जिसकी दुकान से उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है अमेज़ॉन वालों ने। और वहाँ से मैंने ऑर्डर जो भी डाला तो उन्होंने देखा कि इसने इस पर्टिकुलर शॉप के प्रोडक्ट को चूज़ किया है, तो वहाँ से मुझे मिल जाएगा। और जो भी मैं पैसे दूँगी तो उनका अपना जो भी वो कमीशन वगैरह होता है तो शॉपकीपर अमेज़ॉन वालों को दे देंगे। तो वो क्या हो रहा है, उनका बिज़नेस टू बिज़नेस। मैं अगर ख़रीद रही हूँ तो वो क्या हो रहा है, बिज़नेस टू कस्टमर। अगर वो अमेज़ॉन और उस शॉपकीपर की आपस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो क्या हो रही है, बिज़नेस टू बिज़नेस। या फिर मैं बोलूँ कि एक मोबाइल कंपनी है, ठीक है, एप्पल है। एप्पल क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट खुद नहीं बना रही है, वो किसी और कंपनी से अंदर की जो उसके पार्ट्स होते हैं, बैटरी होती है, सिम कार्ड्स होते और मदरबोर्ड वगैरह जो भी चीज़ होती है वो किसी और कंपनी से परचेज़ कर रही है और फिर उसे एप्पल के फ़ोन में असेंबल करके और सेंड कर रहे हैं। जो उन किसी और से, एप्पल एक कंपनी हो गई, उन्होंने जिससे वो बैटरीज वगैरह अंदर के जो पार्ट्स हैं वो जिससे भी परचेज़ किए, वो बिज़नेस, वो भी अदर बिज़नेस है, वो बनाते मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एप्पल वाले सिर्फ परचेज़ कर रहे हैं। तो एप्पल भी एक कंपनी है, तो वो बिज़नेस टू बिज़नेस हमारी बाइंग और सेलिंग हो रही है। नेक्स्ट इज़ गेटिंग एंड यूजिंग डेमोग्राफिक डाटा थ्रू वेब कॉन्टैक्ट और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से या फिर वेब कॉन्टैक्ट से हम क्या करें, डेमोग्राफिक डाटा, मतलब किसी भी पर्सन का क्या इंटरेस्ट है, क्या टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो डाटा क्या कर रहे हैं, एक साइट जो है ना वो दूसरी साइट से परचेज़ कर लेती है। तभी तो पता चलता है उन्हें कि हमारी पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक क्या है। कैसे, मान लो आपने फ्लिपकार्ट में गए, वहाँ पे कार्ट में कोई चीज़ डाली है, ठीक है, और डाल के छोड़ दी, तुमने अभी परचेज़ नहीं करनी है, वो लास्ट आप ये डाल के छोड़ देती हूँ कि मैं कुछ टाइम बाद जब मेरे पास पैसे होंगे या फिर बाद में ले लूँगी, अभी मेरे पास ज़रूर नहीं है और हो सकता है ये प्रोडक्ट बाद में ना दिखे मेरे को। फिर आप किसी भी साइट को खोल के देखोगे, कोई एजुकेशनल साइट भी इवन आप खोल के देख रहे हो ना, साइट और ना गूगल, तो वहाँ पे आपको एड्स चलती हुई दिखेंगे। और एड्स किस चीज़ की, उसी चीज़ की जो आपने कार्ट में रख के छोड़ दिया है जो प्रोडक्ट, और कोई भी साइट खोलोगे आपको वहीं दिखाई देगा। तो वो क्या चल रही है हमारी, उन्होंने क्या है, एक साइट ने दूसरी साइट से डाटा परचेज़ किया हुआ है, उन्होंने डाटा लिया हुआ है। तो मार्केटिंग टू प्रस्पेक्टिव एंड एस्टेब्लिश कस्टमर बाय ईमेल और फैक्स, उन्होंने मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे आपने ईमेल के थ्रू या फैक्स के थ्रू, आजकल तो फैक्स बहुत कम होता है, ईमेल ही होता है। तो ईमेल आपने देखा होगा अपने ईमेल बॉक्स में कि बहुत सारी कि ये परचेज़ कर लो, या फिर कोई नया प्लॉट, जैसे कि कोई रेजिडेंशियल कोई या कमर्शियल उसमें है, तो एक स्लॉट में वो जाती हैं बहुत सारी 1000 ऑफ ईमेल्स जाती हैं। तो वो क्या हो गया, वो किसी साइट पे अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं चला के वो क्या करें, इनबॉक्स में डाल रहे हैं कि कोई पर्सन देखेगा, अगर उसको इंटरेस्टेड होगा तो वो क्या है, हमारी मेल को खोल के देखेगा। नेक्स्ट इज़ एंगेजिंग इन रिटेल फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम क्या है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज कोई भी लॉन्च कर रहे हैं उसमें इंगेज हो रहे हैं। ऑनलाइन फाइनेंशियल एक्सचेंज, जैसे कि अब है कि गाड़ी, ये वाली गाड़ी है, ये वाला फ़ोन जो है वो लॉन्च होने वाला है, और अमेज़ोन वगैरह पे या किसी भी उस पर जिस पे वो ले लेते हैं, अपना राइट्स ले लेते हैं, तो वहाँ पे दिखता है कि आज सिर्फ 1 घंटे के लिए साइट खुलेगी और जिसे भी ये बुकिंग करानी है इसकी, ये वाला फ़ोन या ये वाली गाड़ी लॉन्च हो रही है, तो यू कैन गो फॉर दैट। उसके बाद है ऑनलाइन फाइनेंशियल एक्सचेंज फॉर करेंसी एक्सचेंजेस और ट्रेडिंग पर्पस। तो हम फाइनेंशियल एक्सचेंज कर रहे हैं, करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं और ट्रेडिंग पर्पस कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग पर्पस से फाइनेंशियल एक्सचेंज कर रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ, करेंसी हमारी कोई ऑनलाइन कोई और बाहर की अगर उससे साइट करें, जैसे अलीबाबा है, अलीबाबा किसकी है, चाइना की है, वहाँ से अगर मैं कोई परचेज़ कर रही हूँ तो वो तो अपनी करेंसी दिखाएंगे ना वहाँ पे, और मुझे पेमेंट किस में करनी है, इंडियन करेंसी में, तो वो इंडियन करेंसी को अपने आप चेंज करा लेते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर्म्स।
contemporary electronic commerce involve everything from ordering digital content for immediate online. तो कंटेम्प्रेरी इलेक्ट्रॉनिक में क्या इन्वॉल्व होता है, ऑर्डरिंग, जो भी फ्रॉम ऑर्डरिंग से लेके डिजिटल कंटेंट इमीडिएट ऑनलाइन, वो सब चीज़ इन्वॉल्व होती है. तो कंजप्शन टू ऑर्डरिंग कन्वेंशनल गुड्स एंड सर्विसेज टू मेटा सर्विसेज टू फैसिलिटेट अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. तो कंजप्शन ऑफ ऑर्डरिंग कन्वेंशनल गुड, हम क्या कर रहे हैं, कन्वेंशनल गुड्स को या सर्विसेज को ऑर्डर कर रहे हैं, मेटा सर्विसेज ले रहे हैं, जो किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू. नेक्स्ट इज ऑन द इंस्टीट्यूशनल लेवल, बिग कॉर्पोरेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज द इंटरनेट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल डाटा एंड टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस. तो वही मैंने जो अभी उसका एग्जांपल बताया करेंसी एक्सचेंज का. मान लो अमेज़ॉन जो है, अभी हम यहाँ इंडिया वाली देखेंगे तो उसमें जो भी प्राइसेस होंगे वो इंडियन करेंसी में दिखाएगा, पर अगर .UK करके खोलोगे तो वहाँ पे डॉलर में कि कितनी डॉलर की ये चीज़ है. अब तुम्हारे पास डॉलर है नहीं है, पर तुम वो चीज़ अगर परचेज़ करोगे तो तुम क्या दोगे, अपनी रुपीज़, अपनी इंडियन करेंसी दोगे जो आपके पास है, और उसे फाइनेंशियल एक्सचेंज कर लेंगे. वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल डाटा को एक्सचेंज कर लेंगे अपने साथ में. उसके बाद क्या है, ई कॉमर्स के बाद एम कॉमर्स भी आ गया. एम कॉमर्स क्या है, मोबाइल कॉमर्स, जो कि 2013 में आया है. ये भी अब यूज़ होने लगा है. हम ज़्यादातर अब कहाँ से, पहले तो हमारे लिए PC वगैरह होता था, वहाँ से हम बुक की टिकट बुक कराना या जो भी कुछ है शॉपिंग करना उससे करते थे. अब क्या है, हमारे पास मोबाइल है, साइट खोलो और शॉपिंग करो. बाकी ये डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसमें. तो अब ये देखना है कि ये जो ई कॉमर्स आया है उसका डिफरेंट एरियाज़ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है. फर्स्ट देखेंगे इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स एंड रिटेलर्स. मार्केट और रिटेलर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ई कॉमर्स का, कि इकोनॉमिक्स थ्योराइज करते हैं कि ई कॉमर्स जो है ना वो इंटेंसिफाई प्राइस कंपटीशन है. बहुत ज़्यादा उसमें प्राइस कंपटीशन है. कोई भी चीज़ है, मान लो जैसे कि आजियो वाले बोलते हैं कि हमारी 70 to 80% क्या लगी हुई है, सेल लगी हुई है. यहाँ पे भी क्या मिलता है, ब्रांड्स मिलते हैं. मिंत्रा वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 75 से 90% तक की सेल लगी हुई है. तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड प्राइजेस कंपटीशन है, एक दूसरे में कंपटीशन हो रहा है. तो एज इट इंक्रीज कंज्यूमर्स एबिलिटी टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड प्राइजेस. तो ये क्या है, कंज्यूमर की एबिलिटी को बढ़ा देता है. कोई भी हम इंफॉर्मेशन लेनी है हमें किसी भी चीज़ की, मान लो कि शॉप पे जाके चाहे वो 10 चीज़ हमें नहीं दिखा पा रहा है, हमने क्या किया कि हमने एक साइट खोली, मान लो अमेज़ॉन खोली, तो हमने क्या देखा, वहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हम रेंज के थ्रू हम फ़िल्टर कर सकते हैं कि मेरी पॉकेट में इतने पैसे हैं, मैं इस रेंज में क्या कर सकता हूँ, शॉपिंग कर सकता हूँ. नेक्स्ट टाइम मेरे को ये क्वालिटी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में, तो क्वालिटी के बेसिस में मैं किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकती हूँ. या फिर हम किसी भी फिज़िकल मार्केट में जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन प्राइजेस चेक कर लेते हैं कि उसके ऑनलाइन प्राइजेस और ऑफलाइन प्राइजेस में कितना डिफरेंसेस है. नेक्स्ट इज रिसर्च फॉर by 4 economists at University of Chicago has found that the growth of online shopping has also affected industry structure in 2 areas. दो वो कौन कौन से 4 इकोनॉमिक्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में रिसर्च की थी. उन्होंने बोला कि 2 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कि ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री जो है वो इफ़ेक्ट होने वाली है. कौन कौन सी, बुक शॉप्स और ट्रैवल एजेंसीज तो बहुत ज़्यादा वो है. जैसे कि बीच में ट्रेवागो आया था, ओयो आया है, बुक माई शो तो उसके ऑनलाइन टिकटिंग के लिए होता है ना. तो ऐसी बहुत सारी ओयो वगैरह है, ऑनलाइन ही हमारी रूम बुक हो जाते हैं. तो इससे क्या है, ये बुक शॉप्स और ट्रैवल एजेंसीज में बहुत ज़्यादा ग्रो आने वाली है अब. तो जनरली लार्जर फर्म आर एबल टू यूज़ इकोनॉमिक स्केल और ऑफर लो प्राइस. इकोनॉमिक स्केल का मतलब
कि जितना आप ज़्यादा सेल करते जाओगे या फिर आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, आपकी जो कॉस्ट है वो उतनी ही लो होती चली जाएगी। नेक्स्ट इज this alone exception to this pattern has been very smaller category of book shops with between 1 और 4 employees। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बुक सेलर शॉप्स हैं वो बहुत ही स्मॉलेस्ट कैटेगरी है अगर ऑनलाइन उसमें जाएं तो हम, विच अपियर टू हैव विथस्टूड द ट्रेंड डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। ई कॉमर्स में शिफ्ट द स्विचिंग कॉस्ट प्रोसीजर रिलेशनल एंड फाइनेंशियल एक्सपीरियंस बाय कस्टमर। तो ई कॉमर्स जो है वो शिफ्ट कर सकता है कॉस्ट के बेसिस पे, प्रोसीजर के बेसिस पे, रिलेशन या फिर फाइनेंशियल एक्सपीरियंस बाय कंज्यूमर्स। इंडिविजुअल और बिजनेस इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स वेदर बायर और सेलर रिलाई ऑन इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू एकम्प्लिश देयर ट्रांजेक्शन। तो इंडिविजुअल हुआ, कोई पर्सन हुआ या बिजनेस हुआ, वो ई कॉमर्स में इन्वॉल्व होकर हो रहे हैं, चाहे वो बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं अपनी ट्रांजैक्शन को फुलफ़िल करने के लिए। तो ई कॉमर्स जो है इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एबिलिटी टू अलाउ बिजनेस टू कम्युनिकेट एंड टू फॉर्म ट्रांजेक्शन्स एनी टाइम और एनी प्लेस। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, हम कहीं भी और किसी भी टाइम, रात को मान लो कि अगर वैसे मार्केट में जाओगे तो 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, जितना भी जिसका जहाँ के टाइम है वह मार्केट बंद हो जाती हैं। अब आपको याद आया कि कल मेरे को तो अर्जेंट शॉपिंग करनी है और कल कहीं जाना है तो मैं शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी, तो हमने क्या किया, साइट खोली और रात को 12 बजे हम बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। तो वो एट एनी टाइम और एनी प्लेस। तो वेदर एन इंडिविजुअल इज़ इन द US, ओवरसीज़, वो कहीं भी हो तो हम इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। द पावर ऑफ ई कॉमर्स अलाउ जोग्राफिकल बैरियर टू डिसअपीयर। अब क्या है, पहले एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर यूज़ होता था। अब क्या है, मेरे को कोई भी चीज़ मंगानी है, अगर मेरे वहाँ की साइट खोलो, जो भी ब्रांडेड, जैसा कि हम बोलते थे, मान लो हमारे चाचा हैं या कोई भी पड़ोसी मामा हैं या कोई भी है पड़ोस में है, रिश्तेदारी में है, तो वो कभी विदेश जाते, फ़ॉरेन जाते थे, वहाँ से कोई चीज़ लेके आते तो हम तो बड़ी खुश होकर ऐसे घूमते हैं कि भाई ये तो फ़ॉरेन से चीज़ आई है, इम्पोर्टेड चीज़ है, ठीक है ना, बड़े इतराते थे। आज के टाइम में क्या है, पैसा तो लोगों के पास होता है पर कोई ऐसा है नहीं जो वहाँ से ला सके। तो अब और फिर बहुत ज़्यादा जो ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं, जो हमें कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा थी, अब वो भी कम हो गई हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी बाहर की साइट खोली, जैसे मैंने अमेज़ोन वाला ही बोला कि अमेज़ोन इंडिया में शॉपिंग करनी है .in करके, और यूके वाली है तो .uk करके आप खोलोगे, उसमें डॉलर में सारे प्राइजेज़ होंगे, और वहीं पे जो भी कुछ ऑर्डर करना है, कोई भी ब्रांड ऑर्डर करना है जो कि आपको लगता है कि फॉरेनर आपकी रेपुटेशन को या जो भी कुछ है आपके स्टाइल को और निखार सकता है, जो भी है, तो आप यू कैन बाय। उसके बाद है हम स्विचिंग बैरियर्स और स्विचिंग कॉस्ट में शिफ्ट। ईबे इज़ अ गुड एग्जांपल। ईबे क्या है, वही जो कि बैरियर्स को और कॉस्ट को स्विच कर रहा है, वो जो कि जोग्राफिकल बैरियर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जोग्राफिकल बैरियर हम या तो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई चीज़ मंगानी है, मान लो कि जयपुर की कोई पेंटिंग है, कोई कपड़े हैं या कोई चीज़ है जो कि बहुत फेमस है, तो अगर हम वहाँ जाएंगे तो कोई हम लेके आएंगे, पर हम क्या है वहाँ की साइट खोलते हैं या फिर अमेज़ोन ही खोला, हमने अपना कीवर्ड डाला जो भी हमें चाहिए, और वहाँ पे हज़ारों प्रोडक्ट हमारे निकल के आ जाते हैं और विद प्राइजेज़, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अभी हमने देखा मार्केट और रिटेलर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब हम ये देखते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ई कॉमर्स का। तो हम क्या कह रहे हैं कि फॉर ए लॉन्ग टाइम कंपनी
is had been troubled by a gap between the benefit which supply chain technology has and the solution to deliver those benefit. इसे easy टर्म में बताऊँ कि कोई भी चीज़ जो अगर हमारे प्रोडक्ट बन रहा है, किसी भी फैक्ट्री में बन रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर बना रहा है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मान लो कि ये पेंसिल बना रहा है। अब पेंसिल बना रहा है तो ये हम डायरेक्ट तो परचेज़ नहीं कर सकते, क्या हम उसकी फैक्ट्री में गए और हमने परचेज़ किया। हम क्या है कि प्रोड्यूसर पहले अपने वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, होलसेलर के पास जाते हैं, उसके बाद रिटेलर के पास जाते हैं, फिर अल्टीमेट कस्टमर तक आते हैं। तो अब क्या है, ये वाला जो गैप है ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये कम हो चुका है। डायरेक्ट साइट पे जाओ, जो भी आपको प्रोडक्ट परचेज़ करना है, मान लो हेवल्स वायर आपने सुना होगा, हेवल्स के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं जिनमें ड्रायर और ये सब क्या बोलते हैं उसे, प्रेसिंग मशीन ये वगैरह। तो ये आपको परचेज़ करने हैं तो वहाँ की हेवल्स की साइट पे जाओ और वहाँ से परचेज़ करो। उनकी अपनी एक लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती, वो आपको डायरेक्ट सेंड करेगी। तो ये गैप जो है ये सब क्या हुआ है, फिल हुआ है। तो एमरजेंस of e-commerce has provided a more practical and effective way of delivering the benefit of new supply chain technology. e-commerce ने क्या किया, बहुत ही practical और effective way of delivering निकाला है, जिससे कि new supply chain technology से e-commerce जो है capability to integrate all इंटर कंपनी और इंट्रा कंपनी फंक्शन, मीनिंग दैट 3 फ्लोज। तो ई कॉमर्स में कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट किया। इंटर कंपनी मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी, और इंट्रा कंपनी मतलब एक कंपनी के ही अंदर जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी फ़्लो हो रहा है। तो एक कंपनी में किसी में भी 3 तरह के फ़्लोज़ होते हैं, फिज़िकल फ़्लो, फाइनेंशियल फ़्लो और इंफॉर्मेशन फ़्लो। फिज़िकल फ़्लो में क्या आता है, हम कोई भी प्रोडक्ट को, जो भी मैंने बोला कि मान लो ये पेंसिल बना रही हूँ, इस पेंसिल को बनाने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो मेरा जो रॉ प्रोडक्ट है उसका इनफ्लो होगा। अगर ये जो फिनिश प्रोडक्ट बन गया, ये पेंसिल बन गई है और ये रेडी टू सेल है, तो हमने क्या किया, ये अब बाहर मार्केट में जाएगी और ये सेल होगी। तो ये क्या है, आउटफ्लो, फिज़िकल फ्लो हो गया। तो फिज़िकल फ्लो इम्प्रूव द वे ऑफ प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री मूवमेंट लेवल ऑफ कंपनीज़। जैसे कि इंफॉर्मेशन फ्लो में क्या हो गया, ऑप्टिमाइज द कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग देन कंपनीज यूज टू हैव। अब कंपनीज ने क्या है, हम जिस भी साइट को खोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें ये पता चल रहा है कि हमारा टेस्ट क्या है, हमारी प्रेफरेंसेस क्या है, हमें हमारी लाइक्स और डिसलाइक क्या हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो हमें क्या दिखाती हैं, प्रोडक्ट दिखाती हैं। ठीक है, जैसे गूगल न्यूज़ पे भी देखा होगा, अगर आपको किस में, मान लो फिटनेस में, ठीक है, फूड में, या फिर आपको एजुकेशन में, अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा है, या फिर सेलिब्रिटीज़, ये सब बॉलीवुड न्यूज़, इनमें अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपको उसी तरह की ही न्यूज़ दिखाता है वो। गूगल खोलोगे और न्यूज़ कंपनीज़ वगैरह की ये वो ये न्यूज़ नहीं दिखाएगा जो तुम्हारी इंटरेस्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, न्यूज़ दिखाता है वो। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है, उससे क्या है, पहले एक पर्सन को, किसी भी प्रोड्यूसर को ये जानने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी, उन्हें सर्वे कराना पड़ता था या फिर अदर मीन्स से उन्हें पता चलता था कि लोगों में ट्रेंड क्या चल रहा है, कि लोग क्या चाह रहे हैं और क्या कंपनी को प्रोडक्ट बनाना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, जिस साइट पे हम सर्फिंग कर रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने पता चल जाता है कि मतलब एक दिन में मैं कौन कौन सी साइट ज़्यादा ओपन करती हूँ और मेरा डेली रूटीन क्या है। तो उसी से उन्हें पता चल जाता है कि हमारे क्या हमें चाहिए। जैसे कि यूट्यूब पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपने अब न्यू सॉन्ग्स डाले या फिर कुछ ऐसी वीडियोस डाली, एजुकेशनल वीडियोस डाली। अब आप जब होम पे जाते हो तो वही वीडियो के जो न्यू वीडियो कोई आई होंगी उसी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या सॉन्ग से रिलेटेड, या फिर आप शॉर्ट मूवीज़ देखते हैं उनसे रिलेटेड, तो वही हमें क्या है दिखाते हैं, वो फ़िल्टर करते हैं हमारे इंटरेस्ट को। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फ़्लो। फाइनेंशियल फ़्लो में क्या है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, उस चीज़ का क्या है, फ़्लो करता है। तो पेमेंट और सेटलमेंट सोल्यूशन, एफिशिएंट पेमेंट और सेटलमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है क्या, फाइनेंशियल फ़्लो। तो फर्स्टली हमने क्या बोला,
Firstly, the performance gap will be eliminated since company can identify gap between different level of supply chain by electronic means. जैसे कि सेकेंडली परफॉर्मेंस गैप जो है वो एलिमिनेट हुआ है कंपनीज़ के बीच में से सप्लाई चेन मैनेजमेंट में. सेकेंडली, ई कॉमर्स एमरजेंस ई न्यू कंपनी सच एज इम्प्लीमेंटिंग ERP. जैसे कि ERP सॉफ्टवेयर देखा होगा आपने, अगर नहीं भी देखा हो तो जैसे टैली का नाम तो सुना होगा. तो टैली क्या मैनेज करती है, जो बुक्स, जो लेजर, जो जर्नल, जो बैलेंस शीट हम किस उसमें जो हम फिज़िकली कॉपीज़ में बना रहे थे, अपने रजिस्टर्स में बना रहे थे, अपने बही खाते में रख रहे थे, जो हम इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा, तो वो अब कहाँ पे रख रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक रख रहे हैं. तो वहाँ पे हमें किस चीज़ की सुविधा मिल जाती है, परफॉर्मा बना बनाया मिल जाता है. सिर्फ हमें अमाउंट की एंट्री करनी है और जब हमारे जर्नल, ट्रायल वगैरह सब कुछ बन जाते हैं तो बैलेंस शीट अपने आप बन के तैयार हो जाती है. हमारी कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं होती. जो अमाउंट डालते जाओगे नीचे उसमें टोटल कैलकुलेशन आती रहती है. तो ऐसे ही सैप और ERP है ज़ीरो मैग्जावेंट्री, जो कि इन्वेंट्री को मैनेज करने के काम करती है. तो ये कस्टमर और सप्लायर्स के जो भी ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करने का काम करती है. थर्डली, टेक्नोलॉजी कंपनी वुड हैव इन्वेस्टिंग ऑन न्यू ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर सोल्यूशन. नए नए सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करती रहती है कोई भी कंपनी, जिससे कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जैसे कि मैंने बोला कि टैली के लिए, उसी के लिए अगर 2 अकाउंटेंट वो हायर कर रही है तो अब उसे 2 अकाउंटेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ऐसा पर्सन रखेंगे और जहाँ पे जो कि ERP या सैप या जो भी ये रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उनकी जानकारी हो उन्हें, मतलब उसका अच्छी से नॉलेज हो और वो उस पर काम कर सके. और फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिकली हम कोई भी उसको यूज़ कर रहे हैं, डाटा अगर स्टोर करके रख रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोर उसके लिए रैम, रोम, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. या फिर सेकेंडरी डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, हमें बहुत सारे बुक्स की, रजिस्टर्स के को रखने के लिए एक स्टोर रूम नहीं चाहिए. तो उसमें भी क्या है, फ़ायदा होता है. फोर्थली क्या है, ई-कॉमर्स वुड हैव टू सॉल्व मैनी एस्पेक्ट्स of issue that companies may feel difficult to cope with, political barrier or cross boundary changes. तो हमारे फोर्थली क्या है, जब कंपनी क्रॉस बाउंड्री जो भी बैरियर्स होते हैं या पॉलिटिकल बैरियर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी मिलती है, तो ई-कॉमर्स से वो सब क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है. ई-कॉमर्स प्रोवाइड कंपनीज ए मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव वे टू कोलैबोरेट विद ईच अदर विद इन द सप्लाई चेन. ई-कॉमर्स जो है कंपनीज़ को एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोलैबोरेट कर सके एक दूसरों के साथ. ठीक, फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि ई-कॉमर्स जो है यूनिक चार्म दैट हैज़ अपीयर ग्रेजुअली वर्चुअल एंटरप्राइज, वर्चुअल बैंक, नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, payment and advertising such as new vocabulary which is unheard of and now has become as familiar to people. अब ई-कॉमर्स के आने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी हो गई हैं जो कि पहले लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते थे या उन्होंने सुना भी नहीं था कि ऐसे हो भी सकता है. अब उन चीज़ों से लोग फेमिलियर हो गए हैं. तो क्या चीज़, वर्चुअल एंटरप्राइज. गूगल का क्या है, सॉरी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का क्या है, मैंने जैसे बताया कि उनके खुद के वेयर हाउसेस नहीं होते हैं. उनका क्या होता है, लोगों की शॉप से कनेक्ट होता है. उनके पास अपना स्टोर करके नहीं रखते हैं वो पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट होता है. या फिर जैसे कि अब हमने मीशो एक नया वो आया है कि हमें स्पेस की ज़रूरत नहीं है अपने घर में, कि मेरे को एक स्पेस चाहिए, एक शॉप लेनी है जहाँ पे कि मैं कपड़ों का बिज़नेस कर सकूँ या ज्वेलरी का बिज़नेस कर सकूँ. उसमें तक क्या है, अब लोग आजकल देखा होगा व्हाट्सएप पे बहुत सारा स्टेटस लगा के रखते हैं. आपने बोला कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, परचेज़ किया, 100 रुपये की चीज़ थी, अपना कमीशन ऐड किया और उसे सेल आउट कर दिया. वहाँ पे क्या है, ना कोई स्पेस की झंझट है, ना कुछ, ना उसको मैनेज करने की झंझट है. तो
और वर्चुअल बैंक, पेटीएम वगैरह, ये बैंक की तो है, वर्चुअल बैंक की तो हैं। वैसे आपने कहीं पे देखा है कहीं पेटीएम का कहीं बैंक, जैसे मान लो ये बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो ये ऐसे बैंक कहीं होते हैं? नहीं है, ये पेटीएम वगैरह मोबाइल पे। नेक्स्ट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, पेमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन पेमेंट कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ही एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिल रही है, जिससे कि कंपनी की सेल इंक्रीज़ हो रही है। तो ई कॉमर्स ने ह्यूज इम्पैक्ट डाला है हमारी इकोनॉमी में और हमारी सोसाइटी पे। तो B2B इज़ रैपिडली ग्रोइंग बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो रहा है। तो बिजनेस इन द वर्ल्ड दैट लीड द लोएस्ट कॉस्ट एंड देन इम्प्रूव द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि वर्ल्ड में लीड कर रहा है, जिसमें कि लोएस्ट कॉस्ट लगती है और उनकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। किसके लिए? ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उनकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे 6 इश्यूज़ बताए गए हैं, हाउ द ई कॉमर्स हैज़ अफेक्टेड द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो 6 इश्यूज़ पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज़ ई कॉमर्स हैज़ चेंज द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बट एज द पिलर ऑफ इंडिकेटर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेट दैट इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अब यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ जो टाइम है ना, वो क्या हो गई, चेंज हो चुकी है। मेरे को इमीडिएटली कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, तो मैं इमीडिएटली नहीं ले सकती। उनकी अपनी पॉलिसी होती है 2 डेज़, 3 डेज़, 7 डेज़ या जो भी है। तो ये सब क्या है, उन्होंने टाइम, हम कह रहे हैं कि कोई भी बिज़नेस अगर हम कर रहे हैं या किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेट को देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम टाइम को इग्नोर नहीं कर सकते। टाइम बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। ई कॉमर्स ऑफर द कंज्यूमर और एंटरप्राइज वेरियस इंफॉर्मेशन दे नीड, मेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू total transparency and enterprise are no longer able to use and mode of space और एडवर्टाइजमेंट। अब क्या है कि ई कॉमर्स आने से हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ती है किसी भी बिज़नेस को। तो कई बार ये उनके लिए सही नहीं होता, कई बार हमें कुछ चीज़ें दिखानी नहीं होती है, सबको शो नहीं करनी होती हैं। ये बिज़नेस के अपने स्पेस के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी बात है। तो परफेक्ट कंपटीशन बिटवीन द कंज्यूमर सॉवरेनिटी एंड इंडस्ट्री विल मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। और सोशल कंज्यूमर सॉवरेनिटी और इंडस्ट्रीज़ के बीच में जो कंपटीशन हुआ है, तो उससे वो सोशल वेलफेयर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। कैसे? 100 रुपये की प्रोडक्ट था, किसी ने उसे 90 में बेचा, तीसरी साइड आई 80 में बेचा, तो ये 100 वाला प्रॉफिट कमा सकता था, अब उसे 80 से काम चलाना पड़ेगा। क्यों? उसे भी अपने प्राइस ड्रॉप करने पड़ेंगे अगर उसे मार्केट में सर्वाइव करना है तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द पास्ट लार्ज एंटरप्राइज फ्रिक्वेंटली हैड द एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एट द एक्सपेंसेस ऑफ कंज्यूमर। तो पहले कोई भी कंपनी क्या करती थी, कंज्यूमर के एक्सपेंसेस पे अपने इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का एडवांटेज लेती थी। पर अब क्या हो गया, सब चीज़ ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है हर चीज़ की, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मतलब जिस चीज़ में कोई भी चेंजेस आ रहा है तभी हमारे कस्टमर्स को पता चल रहा है। द राइट ऑफ कंज्यूमर्स प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर्स, जिससे कि कंज्यूमर्स के राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज द कंज्यूमर कैन यूज़ द इंटरनेट टू पिक आउट द पोर्टफोलियो टू देयर ओन बेनिफिट। तो उसने बोला है कि वो ये कंज्यूमर जो है वो इंटरनेट का यूज़ करके और अपने अकॉर्डिंग जो भी उसे चीज़ चाहिए वो अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग वो क्या परचेज़ कर सकता है। द कम्पिटिटिवनेस ऑफ एंटरप्राइजेज विल बी मच मोर ऑब्वियस देन बिफोर। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है एंटरप्राइजेज के बीच में वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गई है पहले के अकॉर्डिंग। तो इसलिए सोशल वेलफेयर जो है वो इम्प्रूव हुआ है बाय द डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के डेवलपमेंट से सोशल वेलफेयर इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट इज द न्यू इकोनॉमी लीड बाय ई कॉमर्स चेंजेस ह्यूमनिस्टिक स्पिरिट एज वेल बट अबव ऑल एम्प्लॉयज़ लॉयलिटी।
ड्यू टू मार्केट विद कॉम्पिटिशन द एम्प्लॉयज़ लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म बिकम सोशल फॉर एंटरप्राइज इन द निश मार्केट। तो एम्प्लॉयज़ का जो प्रोफेशनलिज्म है वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है निश मार्केट में। तो यहाँ पे एंटरप्राइज मस्ट पे अटेंशन टू हाउ टू बिल्ड अप द एंटरप्राइज इनर कल्चर एंड सेट ऑफ इंटरेक्टिव मैकेनिज्म, इट इज़ द प्राइम प्रॉब्लम फॉर देम। तो अब एंटरप्राइज के लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो अपनी किसी भी एंटरप्राइज के अंदर इनर कल्चर को कैसे डेवलप करे और इंटरेक्टिव मैकेनिज्म कैसे बनाए, ये जो कि किसी भी एंटरप्राइज में प्राइम प्रॉब्लम होती है। तो इससे क्या हुआ है, द मोड ऑफ ई कॉमर्स डिक्रीज द इंफॉर्मेशन कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अगर ई कॉमर्स के आने से इंफॉर्मेशन कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिक्रीज़ हुई है, इस डेवलपमेंट ऑल्सो मेक ह्यूमन बीइंग ओवरली कंप्यूटर लिटरेट। और इसने क्या किया है कि अगर मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो मेरे को साइट चलानी आनी चाहिए, नेट चलाना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे शॉपिंग करनी है। तो कंप्यूटर लिटरेसी को उसने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया है। नेक्स्ट इज लाइफ इज़ द रूट ऑफ ऑल एंड टेक्नोलॉजी इज मेनली एन असिस्टिव टूल फॉर सुपर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो लाइफ है वो रूट है सब चीज़ का, और टेक्नोलॉजी सिर्फ असिस्ट करती है हमारी लाइफ को बेटर लाइफ बनाने के लिए। नेक्स्ट इज 5th पॉइंट है ऑनलाइन मर्चेंट गैदर परचेज एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ऑनलाइन मर्चेंट जो है परचेज एक्टिविटी क्या है, जैसे कि मैंने बताया कोई भी साइट में खोलते हो अपने तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया उन्हें पता चल जाता है उससे, एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं ऑनलाइन मार्केटर प्रमोट रेलिवेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो कि आपके लिए रेलिवेंट है प्रोडक्ट या सर्विसेज, उनको प्रमोट करने के लिए वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। और ये एक्स्ट्रा कन्वीनियंट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, और ऑनलाइन शॉपर्स के लिए जैसे कि मुझे को जो चीज़ चाहिए वही मेरे को सामने अगर आके वो दिखा रहे हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ किया, मतलब सिलेक्ट किया है, तो उसमें दिखा देंगे कि जो आपने ये सिलेक्ट किया है इसी की तरह के और भी इसमें कलर्स हो सकते हैं और डिज़ाइंस हो सकते हैं। ये क्या है, उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखा दिए, तो उससे मेरे क्या हुआ, परचेजिंग में बहुत हेल्प मिली है मेरे को। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन मर्चेंडाइज इज रिसर्चेबल। ऑनलाइन मर्चेंडाइज क्या है, रिसर्चेबल है, विच मेक इट मोर एक्सेसिबल शॉपर। मैनी ऑनलाइन रिटेलर्स ऑफर ए रिव्यू मैकेनिज्म विच हैज़ शॉपर डिसाइड ऑन द प्रोडक्ट टू परचेज। जैसे कि हमने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ किया, मान लो कि अमेज़ोन से परचेज़ किया, डिलीवर हो गया, उसके बाद वो बोलते हैं कि आपने प्रोडक्ट यूज़ करके देखा होगा तो इसकी रिव्यूज़ बताओ। और मैं अगर मान लो कोई और पर्सन जो है सेम प्रोडक्ट परचेज़ करने जाएगा, तो हम क्या देखते हैं, उस पर देखते हैं कि स्टार्स कितने मिले हुए हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उसके रिव्यूज़ में पॉजिटिव रिव्यूज़ ज़्यादा हैं या नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। अगर उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ ज़्यादा हैं तो हम उसे ख़रीदना चाहेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। अगर उसके नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा हैं तो हम उसे छोड़ के किसी और प्रोडक्ट पे स्विच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से दिस अनदर कन्वीनियंट एंड सेटिस्फेक्शन इम्प्रूवमेंट फैक्टर। ये क्या है, कन्वीनियंट भी है, और अगर उस पर्सन को ऐसा लगता है, मतलब जो भी सेलर है उसका, उसे ऐसा लगता है कि हमारे इसमें नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि लोग अगर लिखते हैं वो पूछते भी हैं कि तुम्हें अगर बेकार लगा है तो क्यों बेकार लगा है, और अच्छा लगा है तो क्यों लगा है, उसके रीज़न्स जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर वहाँ पे फिर वो क्या कर लेते हैं, उसी के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। फिर कह रहा है कि ई कॉमर्स इज़ नॉट ए न्यू इंडस्ट्री। ई कॉमर्स जो है वो नई इंडस्ट्री नहीं है अगर हम टेक्निकली बोलें तो, बट इट इज़ क्रिएटिंग न्यू इकोनॉमिक मॉडल। पर ये न्यू इकोनॉमिक मॉडल जो है वो क्रिएट कर रहा है। most people agree that e-commerce will positively impact economic society in future। तो बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ई कॉमर्स जो है आगे फ्यूचर में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है हमारी सोसाइटी पे, बट इन इट्स अर्ली स्टेजेस इट्स इम्पैक्ट आर डिफ़िकल्ट
टू गॉग, पर इसके अर्ली स्टेजेस में इसके इम्पैक्ट देख पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि क्या इम्पैक्ट होंगे। सम हैव नोटेड दैट ई कॉमर्स इज़ ए शॉर्ट ऑफ इनकॉर्पोरियल रेवोल्यूशन। कुछ ने ये बोला है कि ई कॉमर्स जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन लेके आया है। द कॉमर्स हैज़ न्यूमरल सोशल बेनिफिट। ई कॉमर्स के बहुत सारे सोशल बेनिफिट भी हैं। पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड ई कॉमर्स बिजनेस इज़ वेरी लो। कोई भी हमें बिजनेस सेटअप करना है उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक कोई भी जगह हमको डिसाइड करनी है, उसका रेंट भी होता है, उस पर कुछ लोग रख रहे हैं उसके भी हमें क्या कर वो देनी पड़ती है सैलरीज वगैरह। मतलब उसके बाद मतलब एक फ़िज़िकल बिज़नेस को सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, बल्कि एक ई कॉमर्स स्टोर को शुरू करने के लिए सिर्फ एक उसकी वेबसाइट बनानी होती है और एक पर्सन रखना होता है जो कि ये बता रहा है कि हम आज हमारे कितने ऑर्डर आए हैं और हमारी कितनी पेमेंट आई है, कितनी हमने रिटर्न किए कोई भी प्रोडक्ट।